हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है गॉस लॉ। हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हमने कल कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गॉस लॉ है। गॉस लॉ भी हम पढ़ेंगे और पीछे का जो टॉपिक था हमारा कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आज हम सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, आपका जो ये टॉपिक है गॉस लॉ, थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन डाल देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हमने क्या किया था, हमने ये लिया था कि किसी भी पार्टिकुलर सरफेस से, इस तरह ये मेरा सरफेस है कोई, इस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पास होंगी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों की जो काउंटिंग है, उनका जो माप है, उसको हमने क्या बोला था बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था हमने। तो देखिए गॉस लॉ क्या है, उसी का एक मेजरमेंट है बेटा। जितनी फ्लक्स उसमें से गुजरेगी उसको मेजर करने का एक दूसरा मेथड है और इजी मेथड है। इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब सोल्व करेंगे तो बड़ा आसानी से इसकी हेल्प से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो गॉस लॉ क्या देता है, हमें किसी भी सरफेस में से गुजरने वाली फील्ड लाइनों की संख्या बताता है। देखिए बेटा, गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, कि किसके अंदर आपको देता है, सिर्फ सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस, यानी 3D सरफेस होना चाहिए आपका, इज इक्वल टू, जो फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस में से वो किसकी इक्वल होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड यहाँ पर परमिटिविटी है जो हम पढ़ चुके हैं। 1 बाई एप्सिलॉन नोड टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस। कहता है कोई भी क्लोज सरफेस है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पर कोई क्लोज सरफेस बना लिया इस टाइप से, ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है बेटा, ये क्लोज सरफेस है, 3D है मेरे पास। इस 3D सरफेस के अंदर इनसाइड कोई चार्ज पड़ा है जिसको मैंने ले लिया क्यू इन। कितना ले लिया बेटा, क्यू इन। तो कहता है इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें इसके अंदर से पास होंगी, तो उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5। कहता है कितना फ्लक्स जाएगा, जितना उसके अंदर चार्ज है क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोड, ये क्या रहेगा इसका टोटल फ्लक्स। फिर यहां पर हमने लिखा है वेयर क्यू इन इज द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। क्लियर है बेटा, कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, इसको हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना उसके अंदर डिस्कस करेंगे। क्लोज शेप की जो हमारे पास क्लोज सरफेस है उसकी शेप के ऊपर भी क्या ये डिपेंड करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार के लिए आपको इतना रखना है, किसी भी बंद सरफेस के अंदर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या गुजरेंगी वो कितनी होगी, उसके अंदर जितना भी चार्ज रखा हुआ है क्यू इन, यानी चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोड, उसके ऊपर क्या करेगी, ये डिपेंड करेगी फ्लक्स। क्लियर है, ये इनकी मेजरमेंट आ जाएगी। तो डायरेक्ट हो गया। देखो कल हमने जो फ्लक्स निकाला था वो कैसे निकाला था, कल हमने फ्लक्स निकाला था phi इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाया था, E डॉट dA। तो ये हमने फ्लक्स निकाला था मैथमेटिकल तरीके से। गॉस लॉ ने डायरेक्ट दे दिया हमें, कहता है जितना भी क्लोज सरफेस के अंदर आपका चार्ज है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए आप, एप्सिलॉन नोड से, वो क्या देगा आपका नेट फ्लक्स। अब देखिए बेटा, ये हमने गॉस लॉ की क्या पढ़ ली, स्टेटमेंट पढ़ ली। अब हम इसी से रिलेटेड, देखो गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, हम इससे रिलेटेड 3-4 क्लोज सरफेस का क्या निकाल के देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसको हम ये निकाल के बता देते हैं कि वो हर एक क्लोज सरफेस के केस में तो फ्लक्स है वो इतना आता है। तो मैं एक सिंपल प्रॉब्लम दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाइड केस है। मैंने क्या कंसीडर कर लिया, स्फीयर, या आप ये मान लीजिए कि मैंने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है ना। उस प्लस क्यू चार्ज के कितनी दूरी पर, सपोज करो मैं किसी एक पार्टिकुलर r दूरी के ऊपर क्या निकालना चाह रहा हूं, r दूरी के ऊपर उससे निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे r दूरी के ऊपर, ठीक है, इससे r दूरी के ऊपर ये हो गया, इससे r दूरी पर, इस प्रकार से मैंने क्या बना लिए, ये पॉइंट्स बना लिए बेटा, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये r दूरी के ऊपर ये फ्लक्स। पता है आपको प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कहां जाती हैं, बाहर की तरफ। तो ये मैंने ऐसे क्या बना दिया इसका, ये बेटा फ्लक्स की ये लाइनें बना दी, ठीक है। मैं अब ये टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं,
तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, अभी फ्लक्स पढ़ के आए हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक पार्टिकुलर में 3 पॉइंट चूज कर रहा हूं बेटा, कोई पार्टिकुलर 3, मतलब कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले सकते हो। मैंने पहला पॉइंट ये लिया, तो देखो पूरा सरफेस तो ये, मैंने इसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया इस सरफेस का, ये वाला, इस स्मॉल पार्ट का जो एरिया है, सरफेस एरिया कितना लिया बेटा मैंने, dA। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपने सीख रखा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, टेस्ट चार्ज रखोगे, ये इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बाहर की तरफ। और एक छोटा सरफेस एरिया dA, एरिया को आप क्या मानते हो, एज ए वेक्टर, पढ़ा है हमने लास्ट टॉपिक में, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ये स्मॉल एरिया लिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से जितनी भी लाइनें जाएंगी वो क्या होंगी, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये dA हो गया बेटा, ये क्या हो गया, E। क्लियर है। इसी प्रकार मैंने ये दूसरा पॉइंट लिया, कोई यहाँ पर भी मैंने कोई, मतलब क्या लिया मैंने, कोई भी पार्टिकुलर ऐसे पॉइंट ले लिए रैंडमली, जितने मर्जी चूज करो, पर मैं 3 लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट लिया, इस छोटे का एरिया कितना मान लिया मैंने, dA। यहाँ पर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, टेस्ट चार्ज रखूंगा, ये उसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। एरिया की आपको पता है, एरिया जो वेक्टर है, इसके सेंटर से जितनी भी लाइन होंगी वो क्या बनाएंगी, नॉर्मल, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ भी E और dA सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी E और dA सेम डायरेक्शन में है। इसी प्रकार यहाँ जितने मर्जी बना लो आप, इस प्रकार से सभी में E और dA सेम डायरेक्शन में होंगे। तो मैं किसी एक पार्टिकुलर के लिए इस छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स निकालता हूं, d5 क्या हो गया बेटा, d5 इज इक्वल टू E डॉट dA। फॉर्मूला ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, E dA cos ऑफ थीटा। अब देखिए cos थीटा कितने बेटा, E और dA में से यहां से बात करो, यहां से जितने मर्जी पॉइंट लेकर आप बात करो, कितना एंगल है, 0, तो cos ऑफ 0 E इंटू dA। क्लियर बेटा, ये आ गया हमारे पास E इंटू dA। अब आइए यहां पर टोटल फ्लक्स निकालना है, ये तो छोटे से एरिया का है, टोटल फ्लक्स निकालना है तो ये जितने भी छोटे छोटे फ्लक्स हैं आपके पास, ये वाला फ्लक्स d5, ये फ्लक्स, ये सारे सरफेस के फ्लक्स हैं, उन सबको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन का। किसका, इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स कितना आया, d5 का इंटीग्रेशन, d5 की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है E dA, तो E dA का इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा। अब देखिए E इंटू dA, अब इस प्लस क्यू चार्ज का r दूरी पर से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां जितने पॉइंट मैंने लिए हैं सबका इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालोगे, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है K Q अपॉन R का स्क्वायर, यानी जिस चार्ज का फील्ड निकाल रहे हो उसको किससे डिवाइड कर दो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। तो K की वैल्यू मैंने, अगर इन चार्ज को मैंने एयर में रखा है तो 1/4πε0 ले ली मैंने। तो देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया मेरे पास, 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि सारे के सारे मैंने कितनी दूरी पर ले रखे हैं बेटा, r दूरी पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, कांस्टेंट। तो देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, तो जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर लिख सकता हूं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख दिया। मैं सिर्फ किसको जोड़ दूंगा, जितने एरिया वेक्टर हैं उन सबको जोड़ दूंगा, dA का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। अब देखिए स्मॉल पोर्शन का एरिया कितना था, dA, ये पूरा क्या बेटा, स्फीयर, इन सारों का अगर मैं एरिया निकालूंगा, सरफेस एरिया की बात हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, सरफेस एरिया। तो dA क्या हो गया बेटा, सरफेस एरिया जो है सारे के, किसके, इस स्फीयर के, उन सब का सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4πr²। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स 5 टोटल, E की वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन R का स्क्वायर, और dA की वैल्यू आपने निकाल ली 4πr का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो गया बेटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो कितना आ गया, क्या हुआ अपॉन ε0।
क्लियर है? अब देखिए गॉस लॉ को दोबारा से, ये स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने, क्या था, कोई भी सरफेस क्लोज हो उसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, जितना उसके अंदर चार्ज है उसको किससे डिवाइड कर दो आप, एप्सिलॉन नोड से। तो फिर दोबारा से देखिए बेटा, गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इसके लिए बेटा क्लोज सरफेस कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। ये क्यू क्या है यहाँ पर, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो ये देखिए ये आपका क्या था, ये क्लोज सरफेस, इसके अंदर नेट चार्ज कितना था, क्यू। तो ये क्या कर लिया हमने, उसी टाइप की एक प्रॉब्लम कर ली। हम ये नहीं कहेंगे कि ये किसका प्रूफ आ गया, गॉस लॉ का। हमने सिंपल क्या बनाया बेटा, क्लोज सरफेस बनाया, उसके अंदर क्या रखा है, चार्ज, उसका नेट फ्लक्स निकाल के बता दिया हमने, और वो उतना ही आता है। तो क्या थी स्टेटमेंट हमारे पास, गॉस लॉ की। क्लियर है बेटा? अब देखिए गॉस लॉ के अंदर दो चीजें हैं बेटा। ये जो गॉस लॉ है, एक तो किस पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर। जो क्लोज सरफेस आप ले रहे हो ना, जैसे मैंने यहां पर स्फीयर लिया था, क्या लिया था, स्फीयर। अब मैं ये देखता हूं कि क्या स्फीयर का साइज बढ़ाने से, पहले छोटा लिया मैंने, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, क्या साइज के कारण भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसको देखते हैं। देखिए तो मैंने क्या ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज था, इनको तीन अलग अलग स्फीयर में, पहले का रेडियस छोटा, दूसरे का फिर बड़ा, तीसरे का और बड़ा, तीन स्फीयर में उसको रखा मैंने, और उसका मैंने क्या कैलकुलेट करना चाहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए बेटा हम दोनों समझते हैं, पहले किससे समझते हैं, मैथमेटिकली भी, मैथमेटिकली क्या कोई फर्क पड़ रहा है, और फिर इसको फिजिकली भी हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन मैथमेटिकली इसको समझ लेते हैं। बेटा तुमने फ्लक्स निकाला था, देखिए पहले सरफेस की अगर मैं बात करूं, ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, व्हाइट से बना रखा है बेटा इसको, ये हमारी फर्स्ट सरफेस। तो मैं पहले सरफेस का फ्लक्स निकाल रहा हूं, φ1 बेटा, ठीक है, ये तरीका है। पहले सरफेस के ऊपर फिर वही बेटा, पहले सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, इन सारे पॉइंटों का, जितने भी पॉइंट मैं लूंगा सबका यहां से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो मैं फ्लक्स वैसे निकालूंगा जैसे यहां निकाला था, ईडीए बनाऊंगा, ये आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। अभी इसकी बात करूंगी, ठीक है बेटा, आपको ये तो करने की जरूरत नहीं है, छोटा एरिया लूंगा, इधर ई इधर डीए, यहां तक आ जाएंगे हम। तो पहले मैं निकालूंगा, जैसे मान लिया पहले का जो रेडियस है वो कितना था, आर था बेटा फर्स्ट का। तो फाई क्या हो जाएगा, φ1 बोलो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू अपॉन कितना है बेटा, आर का स्क्वायर। फिर क्या करूंगा, इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है बेटा इसका, बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, कितना आ गया बेटा, क्या हुआ, अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरे का फ्लक्स, मान लिया दूसरे का जो रेडियस है वो 2r है, कितना है बेटा, 2r। जो दूसरा सरफेस है इसका रेडियस कितना ले लिया मैंने, इसका रेडियस 2r। इसका मैं फ्लक्स निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। चार्ज कितना है बेटा, चार्ज है क्या, डिस्टेंस कितना है इसका, बोलिए दूसरे का 2r। तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2r का स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा, जिसका रेडियस क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2r का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इससे कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसका फ्लक्स भी कितना आया, क्या हुआ, अपॉन एप्सिलॉन नोड। समझ रहे हो बेटा, हमने जैसे r वाले का निकाला था, मैंने दूसरा ले लिया जिसका रेडियस 2r है, इसी प्रकार मैं तीसरा कितना ले लूंगा, जिसका रेडियस कितना हो, 3r। कितना फ्लक्स आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्या हुआ, अपॉन क्या होता है बेटा, रेडियस का स्क्वायर। अब तीसरे का रेडियस मैंने ले लिया 3r, यानी मैंने लेगा 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, वैसे मैं जनरल ले रहा हूं यहां पर, रेडियस का स्क्वायर बेटा, रेडियस हो गया 3r, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पुट कर रहा हूं बेटा ये सारी वैल्यू में, इसके अंदर E 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्या हुआ, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इस वाले से ये डिस्टेंस कितना है बेटा, 3r। तो 3r का स्क्वायर इनटू सरफेस एरिया कितना हो गया इस पूरे का, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई, और रेडियस का क्या होता है, स्क्वायर। अब रेडियस कितना है, 3r का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना है हमारे पास,
क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया हमने ये प्रूव किया कि हमारे पास जो नेट फ्लक्स है जो किससे बाहर जाएगा, किसी क्लोज सरफेस से, चाहे वो स्फीयर छोटा हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, पहला स्फीयर छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, तो टोटल फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, सेम। ये मैथमेटिकली आ गया। अब देखिए फिजिकली और देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, जितनी लाइनें पहले सरफेस से बाहर जा रही हैं वही तो सेम लाइनें दूसरे से निकल रही है और वही लाइनें तीसरे सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही तो था, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें किसी सरफेस से गुजरेंगी वही क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों को ही हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते थे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो पहले सरफेस से गुजर रही है वही दूसरे से गुजरेंगे, वही तीसरे से। या ये आपके पास ठीक हो गया। तो इसीलिए हमारे पास जो फ्लक्स है जो किसी क्लोज सरफेस से बाहर जाता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके साइज पर, छोटे या बड़े होने पर डिपेंड नहीं करता। अब आगे देखिए बेटा, नेट फ्लक्स इनसाइड ए क्लोज सरफेस नॉट डिपेंड ऑन दी शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। अब कौन सा आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट बेटा, अब आ गया शेप का। शेप का मतलब क्या है, यहां पर मैंने किस प्रकार का लिया था, ये मैंने स्फीयर लिया था। अब कहता है स्फीयर की बजाय कुछ भी ले लो आप, जैसे मैंने यहां पर क्यूब लिया, क्यूब के अंदर अगर आपने क्या चार्ज रख दिया तो ये सरफेस बाहर का क्या हो गया बेटा, क्लोज। क्लोज सरफेस के अंदर फिर से जो उसका नेट फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटे। इसी प्रकार एक सिलेंडर है, ये भी 3D, इसका फ्लक्स भी कितना है, क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके आगे देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है, कोन। कोन का नेट फ्लक्स भी कितना आएगा, क्या अपॉन एप्सिलॉन। तो ये तीनों अलग अलग शेप है, तो टोटल फ्लक्स ना तो साइज पर डिपेंड करता है और ना ही शेप के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर आपने नेट चार्ज कितना रखा हुआ है। अब देखिए बेटा, इसको जो अपन ने ये 5 टोटल निकाला था, ये किसके लिए निकाला था बेटा, क्लोज सरफेस के लिए। और मैंने ये बताया जो भी क्लोज सरफेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं बेटा, 3D। क्या होते हैं, 3D। इनको हम क्या कह सकते हैं, क्लोज सरफेस 3D। इस केस में जो बनेंगे उनको गॉसियन सरफेस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, हमारे पास गॉस लॉ हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हम। अब दो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए, या हम ये कह सकते हैं ये दो हमारे पास रिजल्ट हैं जो कुछ दो न्यूमेरिकल करके हम कर रहे हैं। पहला देखिए बेटा, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के बाहर हमने क्या रखा, कोई क्यू चार्ज रखा। इस क्यू चार्ज के कारण क्या निकालना है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। किसके ऊपर, इस क्लोज सरफेस के ऊपर। क्लियर है। फाइंड द नेट फ्लक्स, फाइंड द नेट फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू लोकेटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। इनसाइड नहीं है, ये बाहर पड़ा है। तो देखिए यहां से जो लाइनें निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से, कैसे निकलेंगी, हर तरफ, हर तरफ। मुझे क्या निकालना है, जो इस स्फीयर के अंदर से गुजरेंगी, वो जो क्लोज सरफेस है मेरा। तो ये मैंने लाइनें गुजार दी बेटा यहां से। अब किसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूं, जैसे फर्स्ट पॉइंट ले लिया मैंने। फर्स्ट पॉइंट से जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर मैं एक प्लस चार्ज रखूंगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ये फर्स्ट पॉइंट है। इसी प्रकार ये लाइन यहां से जाके मैंने इसको पॉइंट 2 चूज कर लिया, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या ले लिया, E2। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू E डॉट dA। ये d phi निकालूं तो मैं अगर, ठीक है, ये है हमारे पास। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर चूज करिए बेटा, यहां पर ये मैंने कोई सरफेस लिया, ये सरफेस है बेटा मेरा, वही जो ये सरफेस लिया, स्मॉल सरफेस मैंने लिया। यहां पर स्फीयर के सेंटर से कोई भी लाइन क्या बनाएगी, आउटवर्ड नॉर्मल, किसकी डायरेक्शन देगा, एरिया की। तो ये एरिया हो गया, एरिया वेक्टर को मैंने n कैप से डिनोट कर दिया। यूनिट वेक्टर क्या डायरेक्शन देगा, एरिया की। इसी प्रकार यहां ये स्फीयर है मेरे पास, इसके सेंटर से ये n कैप, आप इसको n कैप लिख लो,
या इसको आप एरिया वेक्टर लिख सकते हो। एक ही बात है बेटा, एम कैप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, ये एरिया वेक्टर भी लिख सकते हो आप इसको। क्लियर है? चाहे आप इसको डी ए वेक्टर से डिनोट कर दो, चाहे एम कैप से डिनोट कर दो। अब यहां पर देखिए, जो फ्लक्स निकालूंगा मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा यूनिट वेक्टर है। ये एंगल कितना है बेटा इन दोनों के बीच में? 90 से बड़ा है ना। यहां पर जो एंगल आया θ1, इसको मैं θ1 ले रहा हूं, ये θ1 मेरा 90 से बड़ा है। यहां इन दोनों में जो एंगल आया ये θ2, ये 90 से छोटा आया मेरे पास, जो θ2 है वो 90 से स्मॉल है। तो फॉर्मूला क्या होना है यहां पर? देखिए आप क्या लगना है बेटा, EDA स्मॉल सरफेस एरिया cos ऑफ थीटा। अब अगर 90 से बड़ा है, cos 90 से अबव, 90 से 180 के बीच में है, तो ये नेगेटिव आएगा बेटा। ये नेगेटिव आएगा तो पहला फ्लक्स तो क्या आएगा आपका? नेगेटिव। दूसरा फ्लक्स देखिए बेटा θ2, ये एंगल क्या है? 90 से छोटा। cos 90 से कम जब होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। यहां पे लिखूंगा EDA, 90 से कम है जो भी वैल्यू आती है पॉजिटिव। तो एक तो चीज क्लियर हो गई हमें कि φ1 और φ2 जो है वो क्या है? एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव। अब हम ये निकाल रहे हैं कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेट फ्लक्स बचे वो किस नेचर का होगा। तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर E1, वो बताइए उसकी वैल्यू ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी चार्ज से दूरी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप पढ़ चुके हो कि Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये दूरी कम है तो E1 ज्यादा होगा, ये दूरी ज्यादा है तो E2 कम होगा, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। एक के लिए तो थीटा क्या है? पॉजिटिव बेटा। एक के लिए थीटा क्या है? नेगेटिव। अब दूसरा एरिया देखिए बेटा, यहां का जो एरिया है जहां से फ्लक्स लाइनें गुजर रही हैं, वो एरिया क्या है? स्मॉल। इस वाले एरिया को अगर मैं A1 लूं, क्या लूं बेटा? A1। इस एरिया को क्या लूं मैं? A1। तो ये स्मॉल एरिया है और यहां जाके एरिया बड़ा हो गया ना, तो ये एरिया क्या है मेरे पास? A2। ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको दोनों का प्रोडक्ट लेना है बेटा। तो एक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, एरिया कम है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्लियर है? तो यहां से मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो नेट फ्लक्स है, जैसे φ1 क्या आ रहा था? ये आ रहा था नेगेटिव, ये आ रहा था पॉजिटिव। यहां पर E और A इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे एक दूसरे को, या एडजस्टमेंट होगी कि इन दोनों का फ्लक्स, एक का जितना नेगेटिव आएगा दूसरे का उतना ही पॉजिटिव। देखो कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन होगी, हायर लेवल का हमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमें करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली ये समझ लोगे कि इनका जो नेट फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा? 0। ये तो आ गया कैलकुलेशन से। दूसरा, अगर हम कैलकुलेशन से नहीं करना चाहते, हम सिंपली बताना चाहें, तो आप यूं भी बता सकते हो कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इसके अंदर इंटर कर रही हैं, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इससे बाहर भी जा रही हैं, इसीलिए इसका नेट फ्लक्स जो होगा वो हमेशा कितना रहेगा? 0। तो यहां पर आप एक रिजल्ट लिखना चाहो, ये भी लिख सकते हो। फॉर ए क्लोज सरफेस, क्या है हमारे पास? क्लोज सरफेस। और कोई चार्ज कहां लोकेटेड है? आउटसाइड द क्लोज सरफेस। तो उस सरफेस के अंदर से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है वो हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर है? अब दूसरी प्रॉब्लम पे इससे भी हम एक अच्छा सा रिजल्ट निकालेंगे। ये हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस है, उस सरफेस के अंदर दो चार्ज दे रखे हैं, Q1 और Q2, और तीसरा चार्ज कहीं बाहर पड़ा है। ठीक है, हमें इसके अंदर भी क्या कैलकुलेट करना है? टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो पहले चार्ज के कारण जो फ्लक्स निकालेंगे क्या होगा? φ1 E1 डॉट dA। मैं E1 क्यों ले रहा हूं? चार्ज का नेचर ये Q1 है, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डॉट dA। मैंने किसी dA एरिया के ऊपर इसका क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला φ1 E1 डॉट dA। क्या होता है? गॉस लॉ क्या कहता है? जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा चार्ज कितना बेटे? Q2 का कितना होगा जो फ्लक्स होगा? φ2 इज इक्वल टू E2 डॉट dA, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ से आ गया हमारे पास। ये रिजल्ट किससे निकाल रहे हैं हमें? गॉस लॉ, अभी जो पढ़ा है आपने बेटा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे चार्ज का। अब तीसरा चार्ज देखिए अंदर नहीं है ना, तो ये तो लगाएंगे E3 डॉट dA। ये फ्लक्स निकालने के मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये तो ये गॉस लॉ बता रहा है हमें। E3 डॉट
dA किसके इक्वल होगा? चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो कितना हो गया? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो टोटल फ्लक्स जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे बेटा। ∅1 ∅2 ∅3 सबको मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल फ्लक्स कितना है? ∅1 + ∅2 + ∅3, 5 टोटल। इनको जब ऐड करूंगा तो देखिए E1 E2 E3 सब में क्या कॉमन है बेटा? dA। तो E1 + E2 + E3 डॉट dA मैंने कॉमन ले लिया। ये इज इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा बेटा? Q, ये 1/ε0 बाहर आ गया, क्या बच गया? Q1 + Q2। ये तो 0 है, इसी से लाता हूं। क्लियर? अब देखिए E1 + E2 + E3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर है, तो इन तीनों के जोड़ को मैं क्या लिख सकता हूं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख सकता हूं बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 E2 E3। ठीक है, तो ये क्या कहता है? तो टोटल फ्लक्स आया आपका, कौन सा है बेटा? टोटल फ्लक्स। उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको नेट देखना है। नेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर रखे हैं, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के कारण आएगा, जो चार्ज से अंदर प्रेजेंट हो चाहे बाहर प्रेजेंट हो। तो आप क्या लिखोगे? इन सबको क्या लिख देंगे हम? क्या लिखेंगे बेटा? ई नेट। यहाँ क्या लिखोगे आप? ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेट चार्जेज डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? ये आ गया हमारे पास इसका। तो अब क्या है, अगर आपको कोई क्लोज सरफेस दे रखा है, उस क्लोज सरफेस के अंदर सपोज करो 2 चार्ज पड़े हैं और तीसरा चार्ज कहां पड़ा है? बाहर। तो उसका जो फ्लक्स निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा सारे चार्जेस के कारण, चाहे अंदर हो चाहे बाहर। बट जो यहाँ पर टोटल चार्ज लोगे वो सिर्फ कौन से लोगे? जो चार्जेस कहां प्रेजेंट हैं? इनसाइड दी क्लोज सरफेस। ठीक है बेटा, यही मैंने यहां लिखा है। देखिए टोटल फ्लक्स तो निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है हमारे पास? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ये सारे चार्जेस के कारण होगा, वेदर इनसाइड और आउटसाइड दी क्लोज सरफेस, चाहे वो क्लोज सरफेस के अंदर हो चाहे क्लोज सरफेस से बाहर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे कर लेना है आपको, और जो चार्जेस हैं वो वही कंसीडर करने हैं जो सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है? क्लोज्ड सरफेस के अंदर। देखिए दो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कोर्सला के ऊपर ही। क्या दिया आपको? यहाँ पर एक ओपन सिलेंडर दे रखा है। ओपन सिलेंडर के सरफेस के ऊपर जो हमारा अपर सरफेस जहां होता है, जिसको हमने कट कर रखा है, वहां पर क्या रखा हुआ है? Q चार्ज। इस Q चार्ज के कारण आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन देखिए क्या है? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए वेसल। इस वेसल के सरफेस में से आपको क्या निकालना है? इस वेसल में से फ्लक्स निकालना है। कितनी लाइनें इसके अंदर से निकलेंगी? व्हेन Q चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ओपन एंड सिलेंडर। जो Q चार्ज आपने कहां रखा हुआ है? सेंटर के ऊपर। किसके सेंटर पर? जो सिलेंडर ओपन है, जिसको आपने कट कर रखा है एक तरीके से। ठीक है, तो गॉस लॉ से अगर हम इसको निकालना चाहें तो गॉस लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? वो एप्लीकेबल होता है हमारे पास सिर्फ क्लोज सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहले इसको मैं सिमेट्रिकल सरफेस बनाता हूं जिससे इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? आपको ये क्यों है? ठीक है, ये साइड कितनी है? L। इस सरफेस को अगर मुझे क्लोज करना है, यहाँ पर क्या दे रखा है? चार्ज Q। तो मैं क्या करता हूँ? इसको क्लोज करने के लिए इसी प्रकार का, ये सेमी क्या था? ओपन एंड सिलेंडर था। इसको क्लोज करने के लिए ऐसे सिलेंडर मैंने इसके ऊपर भी बना दिया। क्या ये क्लोज एंड सिलेंडर हो गया ये। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना होता है? ये L था, L ये टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा? ये 12 होगी। टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी? 12। कितना होता है टोटल फ्लक्स? गॉस थ्योरम क्या कहती है? इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्या होगा टोटल चार्ज इसके अंदर? आपको सिर्फ इसके अंदर पूछा था, इसमें ओपन एंड सिलेंडर के अंदर। तो ओपन के अंदर कितना हो जाएगा? हाफ के अंदर, इसका हाफ हो जाएगा। तो टोटल के थ्रू है
कितना हो गया था 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये टोटल फ्लक्स आ गया इसका। ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम गॉस लॉ की। अब उसके बाद दूसरा देखिए, क्या दे रखा आपको, एक हेमिस्फीयर दे रखा है। क्या दे रखा है, एक हेमिस्फीयर, यानी स्फीयर था, बॉल है एक तरीके से, बॉल का आधा पोर्शन मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। उसके थ्रू क्या निकालना आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ये हमारे पास हेमिस्फीयर इस टाइप से है। ये ऊपर भी होता तो ये कंप्लीट स्फीयर होता, इसके ऊपर वाले सरफेस पर यहाँ क्या रखा हुआ है, क्या चार्ज। तो पहले तो इसको सिमेट्री पूरी करने के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या बना दिया मैंने, एक स्फीयर कंप्लीट बना दिया। जैसे ये था, इसके ऊपर भी ये था। अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो यहाँ पे क्या चार्ज रखा हुआ था, इस कंप्लीट क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होता है भाई, क्या होता है, क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स यही होता। अब आपको किसका चाहिए, ये कह रहा है कि हमें सिर्फ हाफ का चाहिए, इसका नीचे वाले पोर्शन का। तो नीचे वाले पोर्शन का फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये गॉस थ्योरम के ऊपर बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम होगी आपकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, हमारे पास एक स्फीयर प्लेट है, स्फीयर प्लेट है इस टाइप से, देखिए इस टाइप से स्फीयर प्लेट है। उस स्फीयर प्लेट से a/2 डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस पे बेटा, a/2 डिस्टेंस के ऊपर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये ऐसे स्फीयर प्लेट ऐसे है, उससे कितने डिस्टेंस के ऊपर, a/2 डिस्टेंस के ऊपर कैसा चार्ज रखा हुआ है, क्यू। इस क्यू चार्ज के कारण, इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ है, इसके अंदर से गुजरने वाला क्या निकालना है आपको, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, ये अगर मैं स्फीयर प्लेट की बात करूँ, ये जो ली थी मैंने स्फीयर प्लेट, ये स्फीयर प्लेट कैसा सरफेस है बेटा, एक ओपन सरफेस है, यहाँ चार्ज क्यू पड़ा है। तो सबसे पहले इस क्यू चार्ज को किसके अंदर क्लोज करो, एक क्लोज सरफेस के अंदर, और जिसमें क्या दिखे आपको, सिमेट्री दिखे। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो स्फीयर प्लेट है बेटा, ये किसका केस है, ये स्फीयर प्लेट एक तरीके से क्यूब का एक फेस है। तो मैंने एक क्यूब बना दिया बेटा, जिसकी प्रत्येक साइड ए हो, ये मैंने क्यूब बनाया है यहाँ पर, ठीक है। इसकी प्रत्येक साइड कितनी है, ए। इसी तरह से जैसे ये स्फीयर की प्लेट थी, क्या निकालना था आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करना है, तो स्फीयर प्लेट, तो स्फीयर प्लेट, और जो क्यू चार्ज है वो कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसके ऐसे प्लेट थी, और वो इससे कितनी दूरी के ऊपर है, a/2 के ऊपर, क्लियर। तो मैंने ये क्यूब बनाया। ये वाली जो स्फीयर प्लेट है, ये वाली जो स्फीयर प्लेट है, ये आपकी ये है। इस क्यू चार्ज की जो देखिए, अब ये मैंने क्यूब बना दिया, क्यूब की जो टोटल ये जो है कितनी है बेटा, ये प्रत्येक साइड इसकी कितनी ले ली मैंने, a। तो ये स्फीयर प्लेट है, यहाँ इस चार्ज की यहाँ से दूरी जो है, यहाँ से इस टाइप से है, ये कितनी है, a/2, सिमेट्री बन गई। अब ये क्यू चार्ज जो है वो किसके अंदर क्लोज हो चुका है बेटा, क्लोज सरफेस, पूरा सरफेस क्या हो चुका है, क्लोज। अब आपको अगर फ्लक्स निकालना है तो टोटल कितने फेस हैं, जैसे हमने कल बात करी थी, ये कमरा एक क्यूब है, ये फर्स्ट वाल है, सामने वाली सेकंड, ये वाली थर्ड, ये वाली फोर्थ, नीचे वाली फिफ्थ, और छत क्या होगी इसकी, सिक्स। टोटल कितने हो गए, 6। तो ये इसका एक फेस है बेटा। टोटल फ्लक्स कितना होता है, वो उसका क्या करता है, टोटल फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस कितना जाएगा, 1/ε0 इनटू क्यू। अब ये तो 6 फेस के अंदर से गुजर रहा है, टोटल 6 फेस के अंदर से। अगर आपको एक फेस के अंदर से चाहिए तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका 1/6। टोटल 6 में से इतना गुजर रहा है, तो इसका 1/6 हो जाएगा। ये आपका टोटल फ्लक्स आ गया, जो किस में से गुजरेगा बेटा, इस स्फीयर प्लेट में से, जिसकी साइड कितनी है, a है, क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखिए बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, और उस क्यूब के वर्टेक्स के ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ क्यूब ऑन शेडेड पोर्शन। क्यू चार्ज के कारण आपको सिर्फ इस शेडेड पोर्शन के ऊपर क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, समझ में आया। तो सबसे पहले तो वही इस वाली प्रॉब्लम, जैसे क्यू चार्ज कहाँ पड़ा था, कोई क्लोज सरफेस में लिखा, अब ये वर्टेक्स पे पड़ा है, अंदर होता तो हम डायरेक्ट निकाल पाते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए
पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आप ये करिए, ये क्यूब है जिसकी प्रत्येक की साइड कितनी है बेटा a। मैं ऐसा क्यूब मान लेता हूं जिसकी प्रत्येक साइड इससे क्या हो डबल 2a की हो। तो मैंने ये क्यूब ले लिया बेटा ये वाला, ठीक है। इसकी प्रत्येक साइड कितने की है 2a की, ये 2a है, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है बेटा 2a, ये दिख नहीं रहा है बाकी ये इससे क्या है बेटा डबल है, 2a का मैंने ले लिया। सही है ना। तो ये क्यों किया मैंने ऐसा, मैं ये करता हूँ कि ये वाला जो क्यू चार्ज है ना वो किसके अंदर आ जाए, एक क्लोज बाउंड्री के अंदर आ जाए, क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए। ये बनाने के बाद इस पूरे के पूरे डिब्बे को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, इस क्यूब को मैंने उठा के यहाँ डाल दिया। बोलो क्लियर है। अगर यहाँ डालूंगा देखो ये पूरी साइड कितनी थी 2a, ये मैंने a का ले लिया, ये 2a थी ये a ले ली मैंने, ठीक है। और ये कितनी थी 2a, ये भी मैंने हाफ ले ली इसकी a, ये क्यूब मैंने फिट कर दिया, ठीक है बेटा। इसके वर्टेक्स के ऊपर कितना चार्ज पड़ा था क्यू, कितना चार्ज था क्यू। तो अब देखो ये क्यू चार्ज किसके अंदर कन्फाइन हो गया, एक क्लोज सरफेस। ये पूरा क्यूब क्या है हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। तो अब देखिए अगर इस बाहर वाले क्यूब के कारण, इस बाहर वाले क्यूब के कारण अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूं तो क्या होता है, क्या होता है टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज। तो यही मैंने लिखा देखो, टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2a कितना हो जाएगा बेटा, जितना चार्ज है। ये तो देखो मैंने फ्लक्स को लिया, ये क्या लिया मैंने फाई फ्लक्स, और ये क्या है मेरा क्यू चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसमें से है, इस बड़े वाले में से जिसकी साइड कितनी 2a। अब देखिए जो ये वाला क्यूब है वो कहां पड़ा है बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी क्यूब की भी बात ना करो आप, जहां पर आपको फ्लक्स निकालना है, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स यहां निकालना है। अगर ध्यान से देखो तो जहां आपको फ्लक्स निकालना है ना वो बड़े वाले क्यूब का क्या है बेटा, एक फेस है ना, पूरा फेस तो नहीं है। देखो कितने फेस है इसके, एक, अगर मैं बात करूं बड़े वाले को एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथे फेस का एक पार्ट है जहां पर आपको फ्लक्स निकालना है। तो टोटल कितने 6। यहां पर फ्लक्स कितना है बेटा, इसके अंदर देखिए आप, टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2a, इस फेस में से कितना आया ये मैंने बता दिया। टोटल कितना आया, सॉरी टोटल फ्लक्स इसमें से जो बाहर जा रहा है सभी में से वो कितना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस एक फेस में से कितना आया, अगर पूरे फेस में से जाता तो कितना आता 1/6, जैसे वहां निकाला था ये वाले क्वेश्चन निकला है यहां तक। तो कितना आ गया बेटा, थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, ये क्या निकाला मैंने, फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब कितना आ गया क्या बेटा 6 एप्सिलॉन नॉट, एक पूरे फेस में से, ठीक। अब आपको कितने पोर्शन में से चाहिए, देखिए आप अगर इसका आप नाम लो A B C D, आपको तो इसी में से चाहिए ना। अगर मैं इसका नाम ले दूं A B C D, तो आपको चाहिए फ्लक्स थ्रू द फेस, फ्लक्स थ्रू फेस A B C D। अब ये देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है ये पूरे फेस का कौन सा पार्ट है, बोलिए 1/4 है। ऐसा फेस यहां भी कट जाता है, एक यहां कट जाता है, एक यहां, टोटल कितने हिस्से हो जाते हैं इसके 4, यानी ये 1/4 है। तो जो आपका ये वाला आया इसका कितना हो जाएगा 1/4, किसका 1/4 क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट का, तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। बोलो बेटा क्लियर आपको ये। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए एक बार। चार्ज क्यू कहां दे रखा था आपको, एक क्यूब था जिसकी प्रत्येक साइड कितनी थी a, उसके वर्टेक्स पर दे रखा था। आपसे पूछा क्या गया, आपसे ये पूछा गया कि इस क्यू चार्ज के कारण इस फेस के ऊपर फ्लक्स निकालिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस क्यू चार्ज को एक क्लोज सरफेस के अंदर इंक्लोज किया। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा क्यूब बनाया जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है 2a, ये बना दिया बड़े वाला। इस क्यूब को यहां पर फिट कर दिया मैंने, इस क्यूब को, ठीक। तो बड़े वाले क्यूब के कारण टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्लोज सरफेस के कारण होता है क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो आपका फेस है, जो आपका क्यूब है वो एक, जहां पर फ्लक्स निकालना है वो एक फेस में फिक्स पड़ा है बेटा। तो जहां निकालना चाह रहे हो उस फेस में से फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/6 टाइम ऑफ
टोटल फ्लक्स। ठीक, अब देखिए बेटा, ये पूरा फेज थोड़ी ना है, ये टोटल 4 हिस्से बनेंगे इसके, आपको सिर्फ कौन से पोर्शन के कारण निकालना है, 1/4 के कारण। तो मैंने फ्लक्स थ्रो फेज ABCD कितना ले लिया, 1/4 ऑफ फ्लक्स थ्रो होल सरफेस। इस होल सरफेस में से कितना था, क्या वो 6/7। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।